स्नेहा रसोई में भरवा भिंडी और अरहर की दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। भरवा भिंडी उसके बेटे रेहान को पसंद थी और अरहर की दाल की शौकीन उसकी बहू श्वेता थी। इसीलिए श्वेता के लाख मना करने पर भी वह रसोई में आ ही गई थी। श्वेता और रेहान को अपने एक मित्र के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जाना था और उसके लिए उपहार भी खरीदना था। सो दोनों एक घर से जल्दी निकल पड़े जाते थे। श्वेता बोली, माँ जी ज्यादा काम मत कीजिए, थोड़ा आराम भी कीजिए। स्नेहा के मुस्कुरा कर सिर हिला दिया और उनके जाते ही दरवाजा बंद कर दोबारा अपने काम में लग गई। जल्द ही उसके सब कुछ बना लिया था। दाल में छौंक भर लगाना बाकी था। कुछ थकान महसूस हुई तो उसने कॉफी बनाने के लिए पानी उबलने रख दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही स्नेहा ने दरवाजा खोला, श्वेता आंधी की तरह अंदर घुसी और सीधे अपने शयन कक्ष में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। स्नेहा अखबार खड़ी देखती ही रह गई। सिर झुकाए धीमी चाल से चलता रेहान भी पीछे पीछे आया। उसकी बाविनी चेहरा देख कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। स्नेहा पिछले महीने ही तो यहाँ आई थी, किंतु इसके दौरान में ही बेटे बहू के बीच चल रही तनातनी का अंदाजा उसे कुछ कुछ हो गया था। फिर भी जब तक बेटा अपने मुंह से ही कुछ ना बताए, उसका बीच में दखल देना ठीक नहीं था। जमाने की बदली हवा वह बहुत देख चुकी थी, फिर भी न जाने क्यों इस समय का उसका मन न माना और वह सोफे पर बैठे सिगरेट फूंक रहे रेहान के पास जा बैठी। रेहान ने सिगरेट बुझा दी तो स्नेहा ने पूछा, श्वेता को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, वह झरझरा कर बोला। कोई नई बात तो नहीं? वह तो मैं देख रही हूँ, इसीलिए आज पूछ बैठी। यह रोज रोज की खींचातान अच्छी नहीं बेटा। अभी तुम्हारे विवाह को समय ही कितना हुआ है। अभी तो दांपत्य जीवन में दरार पड़ जाएगी तो आगे का क्या होगा? स्नेहा चिंतित सी बोली। यह सब तो मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती माँ? कहकर रेहान उठकर बाहर चला गया। जाते जाते क्रोध में दरवाजा भी जोर से बंद ही किया। स्नेहा परेशान हो उठी कि रेहान को क्या होता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो वे लोग उसकी रुचि के अनुसार लड़की ढूंढ पाए थे। उसने तमाम गुणों की लिस्ट बना दी थी कि लड़की सुंदर हो, खूब पढ़ी लिखी हो, घर भी संभाल सके और उसके साथ ऊंची सोसाइटी में उठ बैठ भी सके, फुहरपन बिल्कुल ना हो। आदि आदि कुछ सोचते ही स्नेहा फिर रसोई में चली गई। कॉफी का पानी खौल चुका था। उसने 3 प्यालों में कॉफी बना ली। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज से वह समझ गई कि श्रेया मुंह धोकर आ रही होगी। सो उसने आवाज लगाई, श्वेता आओ कॉफी पी लो। आई माँ जी। और श्वेता मुंह पोंछते पोंछते ही बाहर आ गई। कॉफी का कप उसे पकड़ाते ही स्नेहा ने उसकी सूजी आंखें देखी तो पूछा, क्या हुआ था बेटी? श्वेता सोचने लगी। पिछले पूरे 1 महीने से माँ उसके और रेहान के झगड़ों में हमेशा खामोश ही रही। कभी कभी श्वेता को क्रोध भी आता था कि क्या माँ को रेहान को यह कहना नहीं चाहिए कि इस तरह अपनी पत्नी से झगड़ना उचित नहीं। बताओ न बेटी, क्या बात है? स्नेहा का प्यार भरा स्वर दोबारा कानों में गूंजा तो श्वेता ने की आंखें झलझला उठी। वह धीरे से बोली, बात सिर्फ यह है कि इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। यह कैसी बात कर रही हो? स्नेहा बेचैनी से बोली, पति अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करे, यह कभी हो सकता है भला? यह आप उनसे क्यों नहीं पूछती जो भरी पार्टी में किसी दूसरे पुरुष से मुझे बातें करते देखकर बौखला उठते हैं और फिर किसी न किसी बहाने से बीच पार्टी से ही मुझे उठाकर ले आते हैं, भले ही मैं आना ना चाहूं। मैं क्या बच्ची हूँ जो अपना भला बुरा नहीं समझती? स्नेहा की समझ में बहुत कुछ आ रहा था। तस्वीर का एक रुख साफ हो चुका था। अपनी सुंदर पत्नी पर अपना अधिकार जमाए रखने की धुन में पति का अहा पत्नी के अहा से टकरा रहा था। वह प्यार से बोली, अच्छा तुम कॉफी पियो, ठंडी हो रही है, मैं रेहान को समझाऊंगी। यह कहकर स्नेहा रसोई में चली गई। कुकर का ढक्कन खोलकर दाल छौंकी तो उसकी महक पूरे घर में फैल गई। तभी रेहान भी अंदर आया और बिना किसी से कुछ बोले कॉफी का कप रसोई से उठाकर अंदर कमरे में चला गया। रात को जब तीनों खाना खाने बैठे
तब भी रेहान का मूड ठीक नहीं था। इधर श्वेता भी अकड़ी हुई थी। वह डिब्बे से रोटी निकालकर अपनी और स्नेहा की प्लेट में तो रखती, लेकिन रेहान के आगे डिब्बा ही घिसका देती। एकाएक बार तो स्नेहा चुप रही, फिर भी बोली, बेटी, रेहान की प्लेट में भी रोटी निकाल कर रखो। इस पर श्वेता ने रोटी निकालकर पहले ही रेहान की प्लेट में रख दी, तो उसका तना हुआ चेहरा कुछ ढीला पड़ा। खाने के बाद स्नेहा रोज कुछ देर घर के सामने टहलती थी। श्वेता या रेहान में से कोई एक उसके साथ हो लेता था। उन दोनों उसे यहाँ बुलाया था और दोनों चाहते थे कि जितने दिन स्नेहा वहाँ रहे उसका पूरा ध्यान रखा जाए। इसीलिए जब स्नेहा ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला तो पाँव में चप्पल डालकर रेहान भी साथ हो लिया। कुछ दूर तक मौन चलते रहने के बाद स्नेहा ने पूछा श्वेता को, क्या तुम पार्टी में जबरदस्ती ले आए थे? माँ, अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं। श्वेता जिस व्यक्ति के साथ बातें किए जा रही थी उसके बारे में दफ्तर में किसी भी राय अच्छी नहीं है। दफ्तर में काम करने वाले हर लड़की उससे कतराती हैं। अब ऐसे में श्वेता का इतनी देर तक उसके साथ रहना और ऊपर से वह नालायक भी भाभी जी करता उसके आगे पीछे ही लगा रहा, क्योंकि कोई और लड़की उसे लिफ्ट नहीं दे रही। माँ, अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या उपाय था सिवाय इसके कि मैं उसे वहां से वापस ले आता। उसे खुद भी तो अकल होनी चाहिए कि ऐसे वैसे को ज्यादा मुंह न लगाए करे। किसी भी बहाने से वह उसके पास से हट जाती तो भला मैं पार्टी में बीच उसे छोड़कर उसे जल्दी क्यों लाता। स्नेहा के स्वर में कुछ लाचारी थी तो कुछ नाराजगी। स्नेहा मन ही मन मुस्कुराई कि सुंदर पत्नी की चाह सभी को होती है, किंतु कभी कभी खूबसूरती भी सिरदर्द बन जाती है। वह बोली, चलो छोड़ो, जाने दो, धीरे धीरे समझ जाएगी, तुम ही थोड़ा सब्र से काम लो। और स्नेहा घर की ओर पलट पड़ी। स्नेहा की सारी रात करवटें बदलते बीती। बेटा मानो उसके पति का ही प्रतिरूप बन सामने आ खड़ा हुआ था। अपने विवाह के तुरंत बाद एक दिन स्नेहा की बंद आंखों में किसी चलचित्र की भांति उभर आए। किसी भी पार्टी में जाने पर अपने पति संतोष का अपनी सुंदर पत्नी के चारों ओर मानो एक घेरा सा डाले रखना। उसे भूला ना था कि कभी कभी संतोष के मित्र की पत्नियां स्नेहा को चिढ़ाती तो उसे पति के इस व्यवहार को क्रोध भी आता, किंतु उनके खिलाफ बोलना उसके स्वभाव में ना था, सो चुप रह जाती। युवा व्यवस्था के उन मादक मधुर दिनों की यादें स्नेहा के दिल को झकझोरने लगी। कैसे थे वह मोहक दिन जब दफ्तर से छूटते ही संतोष इस तरह घर भागते जैसे किसी कैदखाने से छूटे हो। दोस्तों के व्यंग बाड़ों को वो सिर के ऊपर से ही निकल जाने देते। पहले दफ्तर के बाद लगभग रोज ही कॉफी हाउस में दोस्तों के साथ एक प्याला कॉफी जरूर पीते थे, तब कहीं घर आते थे। किंतु शादी के बाद तो जैसे दफ्तर का समय ही काटे ना करता था। शाम के बाद भला संतोष कहाँ रुकने वाले थे। दोस्तों के हंसने की जरा भी परवाह किए बिना अपनी छोटी सी पुरानी गाड़ी में बैठकर सीधे घर भागते। लेकिन दोस्त भी कच्चे खिलाड़ी ना थे। कभी कभी दो चार इकट्ठे मिलकर मोर्चा बांध लेते और उनसे पहले ही उनकी गाड़ी के पास आ खड़े होते। तभी कोई कहता, यार बोर हो गए कॉफी हाउस की कॉफी पी पी कर, आज तो भाभी के हाथ की कॉफी पीनी है। इससे पहले कि संतोष हाँ या ना कहे सब गाड़ी में चढ़कर बैठ जाते। इधर स्नेहा रोज ही शाम को पति के आने के समय विशेष रूप से बन सवर को तैयार रहती थी। यह उसकी माँ की दिया हुआ मंत्र था कि दिन भर के थके हारे पति आधी थकान तो पत्नी का मोहक मुस्कुराता मुखड़ा देखकर ही उतर जाती है। किंतु जब संतोष मित्रों के लिए घर पहुंचता और वे सब उनकी सुंदरता सजी धजी पत्नी को भाभी जी कहकर घेर लेते, वह अलग थकल कुर्सी पर जा बैठता। मित्र भी तो कम शरारती ना थे। संतोष के मनोभाव को समझकर भी अनजान बने रहते। उधर स्नेहा उन सबके सामने बढ़िया नाश्ता कॉफी बनाकर स्नेहा से उन्हें खिलाती पिलाती। यह सब देख संतोष और कुढ़ जाता। स्नेहा स्थिति की नजाकत समझती थी और अब तक वह संतोष के स्वभाव को अच्छी तरह जान भी चुकी थी। इसीलिए वह उसके मित्र को जल्दी जल्दी खिला पिलाकर विदा करने की कोशिश करती। मित्रों को जाते ही संतोष पत्नी पर बरसने
क्या जरूरत थी उन सब की इतनी आवभगत करने की? तुम थोड़ा रूखा व्यवहार करोगी तो खुद ही आना छोड़ देंगे, लेकिन तुम तो उनके सामने मक्खन मलाई हो जाती हो। वाहवाही लूटने को शौक है जो। संतोष की कटु आलोचना सुनकर स्नेहा की आंखें भर आती, किंतु उसमें गजब का धैर्य था। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस स्थिति में वह उसे कुछ नहीं समझा पाएगी। वह चुपचाप रात के खाने की तैयारी में लग जाती, संतोष को मनपसंदीदा चीजें बनाती और फिर भोजन निपटाने के बाद रात में जब खुश व संतुष्ट पति की बाहों में होती तो उसे समझाने की कोशिश करते हुए पूछती, अच्छा बताओ तो, क्या तुम सचमुच ही अपने मित्रों का यहाँ आना पसंद नहीं करते? मैं तो उनकी खातिरदारी सिर्फ इसलिए करती हूँ कि वे ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करते हैं, उनके साथ तुम्हारा दिन भर का उठना बैठना होता है, वरना मुझे उनकी खातिरदारी करने की क्या पड़ी है? यदि तुम्हें पसंद नहीं तो फिर अगली बार से उन्हें केवल चाय पिलाकर ही टकरा दूंगी। अरे नहीं नहीं, संतोष और भी कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं। यह भी ठीक नहीं होगा। सच तो यह है कि जब वे सब दफ्तर में तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, दिन भर का इंतजार के बाद जब शाम को तुम मुझे मिलती हो तो फिर बीच में कोई अड़ंगा में सहन नहीं कर सकता। कैसा अड़ंगा भला? उसके सीने में मोह छुपाई स्नेहा मीठे स्वर में कहती, मैं तो सदा ही केवल तुम्हारी हूँ, पूरी तरह तुम्हारी। तुम्हारे इन मित्रों की बचकानी हरकतें तो मेरे लिए छोटे भाइयों की कमी पूरी करती है। अक्सर सोचती हूँ कि यदि तुम्हारे छोटे भाई होते तो वे ये भी भाभी भाभी कहकर मुझे घेर लेते। यही समझो कि तुम्हारे मित्रों द्वारा मेरे दिल की यही कमी पूरी होती है। चलो फिर ठीक है, अब बुरा नहीं मानूंगा, भूल जाओ सब। फिर से धीरे धीरे संतोष इस सच को समझते गए कि घर आए मेहमानों की उपेक्षा करना ठीक नहीं, और अब स्नेहा अपने मित्रों से बातचीत करना, उनकी खातिरदारी करना उन्हें बुरा नहीं लगता था। बदलते समय के साथ फिर तो बहुत कुछ बदलता गया। दोनों के जीवन में बच्चों का जन्म से लेकर उनके विवाह तक न जाने कितने उतार चढ़ाव आए, जिन्हें दोनों ने एक साथ झेला। फिर भी एक पल को भी संतोष का विश्वास न डगमगाया। स्नेहा की आंखें कब जगी? तब शायद सुबह हो चुकी थी, क्योंकि फिर वह सुबह देर तक सोई रही। किंतु उस दिन शनिवार होने के कारण रेहान की छुट्टी थी, सो किसी काम की कोई जल्दी न थी। मुंह धोकर जब स्नेहा रसोई में पहुंची तो श्वेता चाय बना चुकी थी। उसे देखते ही चिंतित सी बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, स्नेहा ने कहा। रात नींद ही बड़ी देर से आई। सादगी से कहीं उसकी इस बात पर रेहान और श्वेता दोनों ही सोच में डूब गए। वे दोनों जानते थे कि उनके आपसी झगड़ों से माँ का दिल दुखी उठता है, और मुंह से कुछ भी ना कहकर वे उस दुख को चुपचाप सह लेती हैं। श्वेता के हाथ से कप लेकर स्नेहा खामोशी से चाय पीने लगी। रेहान पास आकर बैठते हुए बोला, चलो माँ, तुम्हें कहीं घुमा लाते हैं। कहाँ चलना चाहते हो? स्नेहा के हल्के से हंसकर कुछ पूछा तो रेहान और श्वेता दोनों के चेहरे पर चमक उठे। चलो माँ, किसी अच्छे गार्डन में चलते हैं। श्वेता थर्मस में चाय डाल लेगी और थोड़े सैंडविच भी बना लेगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ कहते हुए श्वेता ने जब रेहान की ओर देखा तो उस नजर में उन दोनों के बीच हुए समझौतों को झलक थी। स्नेहा की चिंतित मन यह देखकर खुश हो गया। नवंबर की धूप गार्डन फूलों से लहराता रहा था। शनिवार की छुट्टी होने के कारण अपने छोटे बच्चों के साथ लेकर आए बहुत से युवा जोड़े वहां घूम रहे थे। मुंबई शहर के छोटे मकानों में रहने वाले मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चे खुली हवा के लिए तरसते रहते हैं। अब इस समय यहाँ मैदान में बड़ी ही मस्ती से हल्ला मचाए एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। बच्चों की इस खुशी का रंग उनके माता पिता के चेहरों पर भी झलक रहा था। स्नेहा का मन भी यहाँ की रौनक में डूबकर हल्का हो उठा था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि रेहान और श्वेता के बीच में कल वाला तनाव खत्म हो गया था और वे दोनों सहज होकर आपस में बातें कर रहे थे। एक तरफ पेड़ के छाया में साफ जगह देखकर श्वेता ने दरी बिछा दी। ठंडी बयार में फूलों की महक घुली थी।
स्नेहा को यह सब आनंद दे रहा था। दरी पर बैठी वह मन ही मन सोच रही थी कि आने वाले दिनों में शायद रेहान और श्वेता भी जब यहाँ आएंगे तो नन्हे हाथ उनकी उंगलियां थामे होंगे। यह सोचकर और स्नेहा का दिल एक सुखद एहसास से भीग उठा। अचानक श्वेता की आवाज से उसकी विचार श्रृंखला टूटी। माँ जी, यह चाय ले लीजिए। अचानक रेहान बोला। श्वेता, वह देखो उधर रिंकू और बबीता बैठे हैं, चलो मिलकर आते हैं। किंतु श्वेता बोली, तुम हो आओ, मैं यहाँ माँ जी के साथ ही बैठूंगी। ठीक है, कहकर रेहान उधर चला गया। स्नेहा ने एक गहरी नजर श्वेता पर डाली जो घुटनों पर सिर रखे चुप बैठी थी। चाय पीकर ग्लास नीचे रखते ही स्नेहा उसके पास घिसक आई और पूछा, तुम गई क्यों नहीं? शायद उसके दफ्तर का कोई दोस्त है। क्या फायदा माँ जी, फिर से झगड़ा झंझट करेंगे। अब आप ही बताइए, इनके मित्र मुझसे बात कर रहे होंगे तो क्या मैं अशिष्ट बन जाऊं? उनके साथ हंसकर बात करूं तो ये नाराज और ना करूं तो वो लोग बुरा मानेंगे। मैं तो बीच में फंस जाती हूँ ना। अब तो मैं इनके साथ पार्टियों में जाना भी बंद कर दूंगी, घर पर ही ठीक हूँ। श्वेता थोड़ा तखल्लुफ़ से बोली। स्नेहा कुछ देर उसके खूबसूरत चेहरे को देखती रही, जहाँ एक आहत सी भावनाओं की परछाई थी। फिर कुछ सोचकर समझाते हुए बोली, रेहान तुम्हें बहुत चाहता है, इसी से उसमें तुम्हारे प्रति यह भावना है। पति की दिल की एकछत्र स्वामिनी होना तो बड़े गर्व की बात है। वह तो ठीक है। श्वेता का चेहरा शर्म से लाल हो गया, किंतु जब औरों को देखती हूँ तो लगता है कि उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं कि उनकी पत्नियां कहाँ किससे बात कर रही हैं। तब तो तुम यह भी देखती होगी कि वह वही लोग कभी कभी शराब के नशे में डूबे उनसे गलत व्यवहार भी करते होंगे। यह सब तो कभी कभी चलता है इन पार्टियों में, सभी तरह के लोग होते हैं। तो फिर अब इस बात को भी समझो कि तुम्हारे साथ किसी का गलत व्यवहार रेहान को कभी सहन न होगा। विवाहित जीवन में पति का अंकुश पत्नी पर और पत्नी का अंकुश पति पर होना बहुत जरूरी है। यही एक सफल दाम्पत्य जीवन का मंत्र है, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे को गलत कामों के लिए टोक सकते हैं, एक दूसरे को सही राह दिखा सकते हैं, किंतु इसके लिए विश्वास की मजबूत नींव जरूरी है, जिसके एक दूसरे के इस टोकने को गलत ना समझा जाए, बल्कि उसके मूल में छिपी सही विचारधारा को समझा जाए। श्वेता, इस अधिकार को एक दूसरे का शासन मत समझो, बल्कि एक ही दूसरे के प्रति अतिशय प्रेम की अभिव्यक्ति समझो। यदि तुम्हें वह सदैव अपनी नजरों के सामने रखना चाहता है तो यह तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान है। पति जिस स्त्री का सम्मान करता है उसका सम्मान सारी दुनिया करती है, इसे हमेशा याद रखना। इतना सब कुछ एक सांस में ही कहने के बाद श्वेता खामोश हो गई। उसकी बातें बड़े गौर से सुनती श्वेता के सामने वैवाहिक जीवन का एक नया ही रहस्य खुला था कि आज के इस नारी मुक्त युग में पति का पत्नी पर अपना अधिकार साबित करना कोई अमानवीय काम नहीं, बल्कि उसके अखंड प्रेम का संकेत है। श्वेता सोचने लगी कि ना जाने उसकी कितनी सहेलियां अकेली घूमती फिरती हैं, अकेली पार्टी में भी जाती हैं, किंतु सच तो यह है कि श्वेता को उन पर बड़ी दया आती है, क्योंकि अक्सर ही उन्हें किसी न किसी पुरुष की गलत व्यवहार का शिकार होना पड़ता है, जिससे उनके बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन उसके साथ तो उल्टा ही है, किसी की टेढ़ी तो किसी की सीधी नजर भी उस पर पड़े तो पति यह नहीं सह पाता, हमेशा ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए तो आज तक कभी किसी पार्टी में उसके साथ गलत व्यवहार करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। बुरे से बुरा व्यक्ति भी उसके सामने आकर इज्जत के हाथ जोड़कर उसे भाभी जी ही कहता है, फिर वह खुद भी तो किसी को ऐसा ओछा व्यवहार करने का मौका नहीं देती। किंतु उसकी मर्यादा का सहग प्रहरी तो रेहान ही है, ना उसका अपना रेहान जो इन पार्टियों में हर समय साए की तरह उसके साथ रहता है। अक्सर उसके दोस्त हंसते भी हैं और कहते भी हैं बीबी को कभी अकेला छोड़ता ही नहीं है, किंतु रेहान
उनके हंसने या मजाक बनाने की कतई परवाह नहीं करता। ये विचार मन में आते ही श्वेता को अपने रेहान पर बहुत ज्यादा प्यार आया। उसकी इच्छा हो रही थी कि दौड़ कर जाए और दूर खड़े रेहान के गले में अपनी बाहें डाल ले और कहे, अब मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। माँ जी ने मेरी आंखों में नासमझी का पर्दा उठा दिया है। तुम्हारी नाराजगी का भी सम्मान करूंगी, क्योंकि वह मेरा सुरक्षा कवच है। मेरे अब तक के व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो। मन ही मन इन विचारों में घिरी श्वेता का चेहरा विश्वास की आभा से जगमगा रहा था। आंखों में मानो प्यार के दिए जल उठे थे। बड़ी बेसब्री से वह रेहान के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्वेता सोच रही थी कि कैसी अजीब बात है कि जब तक वह घटनाओं से खुद को जोड़े हुए थी, कुछ भी साफ देख समझ नहीं पा रही थी, किंतु जब घटनाओं से अलग होकर उसने खुद को कष्ट किया तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। उसके अपने ही दिल में पल भर में सही गलत का फैसला कर लिया। यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।